कस्बे की संकरी गलियों में, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी महक और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि एक साथ तैरती थी, वहां बसती थी रामपुर। यह एक ऐसा कस्बा था जहां समय मानो ठहर सा गया था। घरों की दीवारें पुरानी थीं, पर उनमें बसी कहानियां और भी पुरानी। यहाँ हर गली, हर चौराहा, हर पेड़ की छाव में कोई न कोई कहानी छिपी थी। और इन्हीं गलियों में शुरू होती है हमारी कहानी, प्रेम पथगामी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो न केवल दो दिलों को जोड़ती है, बल्कि समाज की उन अदृश्य दीवारों को भी चुनौती देती है जो इंसान को इंसान से अलग करती हैं। रामपुर में रहते थे अनिरुद्ध और मायावती, दो ऐसे नाम जिन्हें सुनते ही कस्बे वालों के चेहरों पर अलग अलग भाव उभर आते थे। अनिरुद्ध एक ब्राह्मण परिवार का बेटा, जिसके पिता पंडित रामनाथ शास्त्री कस्बे के सबसे सम्मानित पुरोहित थे। रामनाथ की आवाज में वेदों की गूंज थी और उनके शब्दों में इतना वजन कि लोग उनकी बात को ईश्वर का आदेश मानते। दूसरी ओर मायावती थी, एक दलित परिवार की बेटी, जिसके पिता मोहनलाल कस्बे के एक छोटे से स्कूल में चपरासी थे। मोहनलाल की दुनिया उनके छोटे से घर और उनकी बेटी की मुस्कान तक सीमित थी। मायावती, जिसे सब माया कहकर बुलाते, अपनी आंखों में सपनों का सागर लिए चलती थी। उसकी हंसी में एक ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला पल भर को अपनी सारी चिंताएं भूल जाता। ये कहानी 1980 के दशक की है, जब भारत में आधुनिकता की हवा तो चल रही थी, पर गांव और कस्बों में पुरानी रूढ़ियां अभी भी जड़ें जमाए बैठी थीं। अनिरुद्ध और मायावती की मुलाकात उस वक्त हुई जब दोनों कस्बे के एकमात्र कॉलेज में पढ़ने आए। अनिरुद्ध, जो अपने पिता की इच्छा से संस्कृत और दर्शन शास्त्र पढ़ रहा था, और मायावती, जो अपनी मेहनत और जिद से कॉलेज तक पहुंची थी ताकि वह शिक्षिका बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। मायावती एक किताब के लिए ऊंचे शेल्फ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और उसकी उंगलियां किताब को छूने से बस थोड़ा सा चूक रही थीं। अनिरुद्ध, जो पास ही बैठा कुछ पढ़ रहा था, ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तारा धरती पर उतर आया हो। उसने बिना कुछ कहे किताब उतारी और मायावती की ओर बढ़ा दी। ये चाहिए थी ना? उसकी आवाज में एक सादगी थी जो मायावती को छू गई। हाँ, शुक्रिया, मायावती ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि अनिरुद्ध पल भर को ठिठक गया। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई, पहले तो किताबों और पढ़ाई के बहाने, फिर कॉलेज के मैदान में चाय की टपरी पर, और फिर धीरे धीरे उन गलियों में जहाँ कोई नहीं देखता था। अनिरुद्ध को मायावती की बातों में एक ताजगी मिलती थी। वह ऐसी लड़की थी जो न केवल सपने देखती थी, बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखती थी। मायावती को अनिरुद्ध की गहराई आकर्षित करती थी। वह किताबों से ज्यादा जीवन को समझता था और उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो मायावती को अपने जैसी लगती थी। पर प्यार का ये रास्ता आसान नहीं था। रामपुर में जाति की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें लांघना किसी युद्ध से कम नहीं था। अनिरुद्ध के घर में तो प्यार शब्द ही एक अपराध था, अगर वह किसी दूसरी जाति की लड़की से हो। रामनाथ शास्त्री के लिए यह न केवल अपमान था, बल्कि उनके कुल की मर्यादा पर धब्बा था। मायावती के घर में भी डर था, डर उस समाज का जो उनकी बेटी को कभी स्वीकार नहीं करता अगर वह एक ब्राह्मण लड़के से प्यार करने की हिम्मत करती। फिर भी प्यार ने अपनी राह बना ली। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था, अनिरुद्ध और मायावती कस्बे के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी उनकी बात सुनना चाहती हो। अनिरुद्ध ने मायावती का हाथ थामा और कहा, माया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये दुनिया चाहे जो कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मायावती की आंखों में आंसुओं की एक पतली सी धारा बहने लगी। अनिरुद्ध, तुम्हें पता है ना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमारे परिवार, हमारा समाज, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। मुझे पता है, अनिरुद्ध ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ विश्वास था।
पर अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो यह दुनिया हमें क्या बिगाड़ लेगी। उस पल में बरगद के पेड़ की छांव में दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, वे साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन यह वचन देना आसान था, उसे निभाना नहीं। जल्द ही उनकी मुलाकातों की खबर कस्बे में फैलने लगी। पहले तो लोग कानाफूसी करते, फिर बातें खुलकर सामने आने लगीं। अनिरुद्ध के घर में तूफान खड़ा हो गया। रामनाथ शास्त्री ने उसे घर में बंद कर दिया और साफ शब्दों में कहा, अगर तूने उस दलित लड़की से कोई रिश्ता रखा तो मैं तुझे अपने बेटे के रूप में नहीं देखूंगा। मायावती के घर में भी माहौल गर्म था। मोहनलाल, जो अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, ने उसे समझाया, माया, ये प्यार तुम्हें ले डूबेगा। ये समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। पर अनिरुद्ध और मायावती ने हार नहीं मानी। वे चुपके चुपके मिलते रहे, कभी रात के अंधेरे में, कभी सुबह की धुंध में। उनकी मुलाकातें अब केवल प्यार का इजहार नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को हिम्मत देने का जरिया थी। एक रात जब चांद आसमान में अपनी पूरी शोभा बिखेर रहा था, मायावती ने अनिरुद्ध से कहा, अगर हम सचमुच एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो हमें इस कस्बे को छोड़ना होगा। यहाँ हमारा प्यार कभी फल नहीं सकता। अनिरुद्ध ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। तुम ठीक कहती हो, माया, लेकिन भागना कोई हल नहीं है। अगर हम भागे तो यह समाज हमेशा हमें भगोड़ा कहेगा। हमें यहाँ रहकर यही लड़ना होगा। मायावती ने उसकी आंखों में देखा और उसे उसकी बातों में एक सच्चाई दिखी। उसने सिर हिलाया और दोनों ने फैसला किया कि वे अपने परिवारों को मनाने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ महीने उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। अनिरुद्ध ने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे केवल गुस्सा और अपमान ही मिला। रामनाथ ने एक बार तो उसे थप्पड़ तक मार दिया, चिल्लाते हुए, तूने मेरे कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया। मायावती के घर में भी हालात बेहतर नहीं थे। मोहनलाल ने उसे घर से निकालने की धमकी दी और उसकी मां ने रो रो कर उसे समझाने की कोशिश की। इन सब के बीच कस्बे में एक नया तूफान खड़ा हो गया। कुछ स्थानीय नेताओं ने इस प्रेम कहानी को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे जातीय संघर्ष का मुद्दा बना दिया और जल्द ही रामपुर दो खेमों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो अनिरुद्ध और मायावती के प्यार को एक अपराध मानते थे, और दूसरी तरफ कुछ युवा और प्रगतिशील लोग जो उनके प्यार को एक क्रांति की तरह देखते थे। इसी बीच अनिरुद्ध और मायावती ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कस्बे के मंदिर में, जहां रामनाथ खुद पूजा करते थे, शादी करने का फैसला किया। यह एक खुली चुनौती थी, न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। उस दिन जब वे मंदिर पहुंचे, वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। कुछ लोग उनके समर्थन में थे, कुछ विरोध में। रामनाथ वहां मौजूद थे, उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। मायावती के पिता भी वहां थे, चुपचाप अपनी बेटी को देखते हुए, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही अनिरुद्ध ने मायावती का हाथ थामा और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, भीड़ में से एक पत्थर उड़ा और अनिरुद्ध के माथे पर लगा। खून की एक पतली धारा उसके चेहरे पर बहने लगी। मायावती ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अटल विश्वास था। हम रुकेंगे नहीं, उसने कहा, और दोनों आगे बढ़े। मंदिर के पुजारी, जो रामनाथ का शिष्य था, ने पहले तो मना किया, लेकिन अनिरुद्ध की दृढ़ता और मायावती की आंखों में बसी आग ने उसे झुका दिया। उसने मंत्र पढ़े और दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। वह पल रामपुर के इतिहास में दर्ज हो गया। कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ ने गालियां दी, लेकिन अनिरुद्ध और मायावती के लिए उस पल केवल एक दूसरे का साथ मायने रखता था। उनकी शादी ने कस्बे में एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसे प्रेम की जीत मानते थे, तो कुछ इसे सामाजिक व्यवस्था पर हमला। शादी के बाद दोनों ने रामपुर छोड़ने का फैसला किया। वे एक बड़े शहर में बस गए, जहां जाति की दीवारें उतनी ऊंची नहीं थीं। अनिरुद्ध ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की।
और मायावती ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शिक्षिका बन गई। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन हर मुश्किल में वे एक दूसरे का सहारा बने रहे। वर्षों बाद जब वे रामपुर लौटे तो कस्बा बदल चुका था। नई पीढ़ी ने उनकी कहानी को एक प्रेरणा की तरह लिया था। रामनाथ और मोहनलाल, जो कभी अपने बच्चों से नाराज थे, अब उनकी सफलता पर गर्व करते थे। कस्बे में एक नया स्कूल खुला था, जिसका नाम था प्रेम पथगामी विद्या मंदिर। यह स्कूल न केवल शिक्षा देता था, बल्कि बच्चों को ये भी सिखाता था कि प्यार और इंसानियत किसी भी दीवार से ऊंचे हैं। अनिरुद्ध और मायावती की कहानी आज भी रामपुर की गलियों में गूंजती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर अगर हिम्मत और विश्वास हो तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि समाज की रूढ़ियां तभी टूटती हैं जब कोई उन्हें तोड़ने की हिम्मत करता है। और शायद यही है प्रेम पथगामी का असली संदेश। प्यार वह ताकत है जो न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि दुनिया को भी बदल देता है।